विकासपुरी नाम के छोटे से गांव में हर साल ठंड पड़ती थी, लेकिन इस बार ठंड कुछ अलग ही स्तर पर थी। जनवरी का महीना अभी शुरू ही हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो सर्दी ने अपने चरम पर दस्तक दे दी हो। गांव के छोटे छोटे घरों की छतें सुबह ओस की जगह सफेद बर्फ की परत से ढकी होती। पेड़ों की शाखाएं मानो ठंड से सिकुड़ गई थीं, और सूरज भी ऐसा लगता था जैसे बादलों की मोटी चादर ओढ़े सो गया हो। राजू अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था। उनकी जिंदगी बड़ी मुश्किलों में कट रही थी। राजू की माँ बेहद वृद्ध हो चुकी थी। उनका शरीर जर्जर और कमजोर था। राजू जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें सुखाकर बेचता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसकी लकड़ियां इतनी सूखी होती थीं कि लोग उन्हें बिना किसी परेशानी के अपने चूल्हे या अंगीठी में जला लेते थे। इसी वजह से पूरे गांव में उसकी लकड़ियों की खूब मांग रहती थी। राजू के चाचा, जिनका नाम बलराम था, भी लकड़ियां बेचने का काम करते थे, लेकिन उनके काम करने का तरीका राजू से बिल्कुल अलग था। राजू जहां ईमानदारी और मेहनत से सूखी और अच्छी लकड़ियां बेचता था, वहीं बलराम ने अपने काम में चालाकी और बेईमानी को अपनाया हुआ था। बलराम अपनी लकड़ियां जंगल से लाकर घर के बाहर खुले में रख देते थे। ठंड और बारिश के दिनों में जब लकड़ियों पर पानी गिरता तो वे पूरी तरह भीग जाती थीं। भीगी हुई लकड़ियां भारी हो जाती और उनका वजन बढ़ जाता। बलराम को यह अच्छी तरह मालूम था कि वजन बढ़ने से लकड़ियों की कीमत भी बढ़ेगी, इसलिए वह जानबूझकर अपनी लकड़ियों को सुखाने की जगह भीगी हुई हालत में ही बेचता। अरे बलराम भाई, मैं तुमसे लकड़ियां लेकर गया था, लेकिन वो तो जल ही नहीं पाई। तुमने मुझे भीगी हुई लकड़ी दे दी। अरे कैसी बातें कर रहे हो रामलाल भाई, हमारे पास भीगी हुई लकड़ियां नहीं होती। हम तो हमेशा बढ़िया लकड़ियां बेचते हैं। बढ़िया लकड़ियां? तुम्हारी लकड़ियां तो पानी में डूबी हुई थी। चूल्हा जलाने के चक्कर में पूरा घर धुएं से भर गया। भाई, बारिश और ठंड के मौसम में थोड़ा पानी लग जाता है, लेकिन मेरी लकड़ियां अंदर रखी होती हैं। ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कि तुमने रामू से लकड़ियां ली हों। उसकी लकड़ियां अक्सर नहीं जलती। रामलाल इस तरीके से बेईमानी कर कर लोगों को बेवकूफ बना दिया करता था। राजू बेटा इधर आ। हाँ माँ, क्या हुआ? बेटा, मेरी दवाई खत्म हो चुकी है। अब बिना दवाई के तबीयत ठीक नहीं रहती। तू जब लकड़ियां बेचकर लौटे तो बाजार से मेरी दवाई जरूर लेते आना। माँ, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि दवाई खत्म हो गई है? आपकी सेहत कितनी जरूरी है। बेटा, तू पहले ही कितना काम करता है। सुबह से शाम तक लकड़ियां बेचने के लिए भागता रहता है। मैं तुझसे हर बार कुछ मांगने से हिचकिचाती हूँ। माँ, ऐसा मत कहा करो। आपकी सेहत मेरे लिए सबसे जरूरी है। अगर आप ठीक रहेंगी तो ही मैं ठीक से काम कर पाऊंगा। राजू लकड़ियां बेचकर कुछ पैसे जुटाता है और फिर वेद जी के पास दवाई लेने के लिए पूरी उम्मीद और विश्वास के साथ जाता है। वेद जी, माँ की दवा दे दीजिए। माँ की दवाई खत्म हो चुकी है। अच्छा बेटा, तुम्हारी माँ ठीक है ना? हाँ वेद जी, माँ तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, उसे कोई सदमा ना लग पाए। अगर उसकी कोई सदमा लगा तो वह मर जाएगी। ठीक है वेद जी, मैं उन्हें कोई परेशानी होने नहीं दूंगा। आप चिंता न करें, माँ को कुछ नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर ठंड काफी तेज हो चुकी थी। जैसे जैसे रात का समय बढ़ रहा था, ठंड और भी अधिक सर्द हो गई थी। अब लकड़ियां की काफी ज्यादा जरूरत पड़ने लगी थी। अरे राजू भाई, मुझे 20 किलो लकड़ियां दे दो। अरे भाई, मेरे पास तो इतनी नहीं है। मेरे पास तो बस 10 किलो ही है। अरे राजू भाई, तुम्हारे के पास तो इतनी ढेर सारी लकड़ियां हैं, उनसे तो जितनी चाहो ले लो। अरे भाई, उनकी बात अलग है। वह बेईमानी से परेशान होकर सौदा बेचते हैं और मैं तो ईमानदारी से काम करता हूँ। मैं तो बस सूखी लकड़ियां मिलेगी। ठीक है राजू भाई, तुम जो कह रहे हो वही सही है, तो फिर मुझे 10 किलो ही दे दो, वही काफी होगा। अगले ही दिन से ठंड काफी तेज हो जाती है और लोगों के बीच आग जलाने के लिए लकड़ियों की भारी मांग बढ़ जाती है। राजू के पास लकड़ी खरीदने वालों की लंबी लाइनें लगने लगती हैं। उसकी लकड़ियों की गुणवत्ता और उचित कीमत के कारण लोग उसकी दुकान पर टूट पड़ते हैं। राजू का धंधा तेजी से बढ़ने लगता है
और वह खुशी खुशी अपनी मेहनत का फल पाता है। वहीं दूसरी ओर बलराम के हालात बिल्कुल विपरीत थे। वह गीली लकड़ियां बेच रहा था जो ठंड के मौसम में किसी काम की नहीं थी। उसकी लकड़ियां जल्दी जलती नहीं थीं और ग्राहकों को इससे बड़ी परेशानी हो रही थी। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान पर आना बंद कर देते हैं। तुम्हें पता है दिन ब दिन मेरी कमाई कम होती जा रही है। लोग मेरी दुकान पर आना ही छोड़ चुके हैं। तो मैं क्या करूं? हर बार वही रटा रटाया बहाना सुनकर मैं तंग आ चुकी हूँ। सच तो ये है कि राजू हमसे बेहतर लकड़ियां बेच रहा है, इसीलिए लोग उसकी दुकान पर जा रहे हैं। फिर वही राजू, ये नाम सुन सुनकर मेरे कान पक चुके हैं। वो हमारा पीछा आखिर कब छोड़ेगा? मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तय है कि तुम्हें कुछ करना होगा। ऐसे बैठे बैठे शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। तुम चिंता मत करो, मैंने कुछ सोच रखा है। इस बार राजू को सबक सिखाए बिना मैं चैन से नहीं बैठने वाला। उसे ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। लेकिन क्या सोच रहे हो? कुछ ऐसा मत करना जो हमारे लिए मुसीबत बन जाए। तुम बस देखती जाओ, इस बार राजू को समझ आएगा कि बलराम से टकराने का क्या अंजाम होता है। मैं उसकी दुकान और उसके नाम दोनों को मिट्टी में मिला दूंगा। राजू बेटा, अब तो तूने काफी अच्छे पैसे जोड़ लिए हैं। मुझे लगता है अब तुझे अपनी शादी के बारे में सोचना चाहिए। उम्र भी निकलती जा रही है। अरे माँ, ये शादी विवाह की बात अभी रहने दो। मेरे पास अभी और भी कई जिम्मेदारियां हैं। लेकिन बेटा, कब तक खुद को रोकता रहेगा? अब तेरा घर बसता देखना चाहती हूँ। बहू, घर लाने का सपना कब पूरा करेगा तू? माँ, अभी नहीं। तुम्हें पता है तुम्हारी दवाइयों में ही आधे से ज्यादा पैसे खत्म हो जाते हैं। पहले मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा इलाज अच्छे से हो और तुम पूरी तरह ठीक हो जाओ। अभी किसी और चीज के बारे में सोचने का वक्त नहीं है। बेटा, तू हमेशा मेरी फिक्र करता है, लेकिन अपनी जिंदगी के बारे में भी सोचना चाहिए। मेरी तबीयत तो जैसे चल रही है वैसे चलती रहेगी। रामू भाई, तुम्हारी लकड़ियों का तो जवाब नहीं है। एकदम झूले में आग पकड़ लेती हैं सच में। तुम्हारे जैसा माल कोई नहीं देता। जल्दी से मुझे 3 किलो लकड़ियां दे दो। अरे भाई, हमारी लकड़ियां हमेशा ऐसी ही होती हैं। मैं हमेशा सबसे बढ़िया और सूखी लकड़ियां ही लाता हूँ। गीली लकड़ियां बेचकर न तो काम का फायदा है और न ही ग्राहक का। यही बात तो तुम्हें बाकी दुकानदारों से अलग बनाती है। दूसरों के पास लकड़ियां ले जाओ तो या तो गीली होती हैं या जल्दी खत्म हो जाती हैं। भाई, मैं मानता हूँ कि व्यापार में ईमानदारी सबसे बड़ी चीज है। किसी गरीब के पैसे मारकर या बेकार माल बेचकर भला कौन खुश रह सकता है? मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे पास आए वो पूरी संतुष्टि लेकर। मालिक, लाओ मेरे इस महीने के पैसे। मुझे अब और इंतजार नहीं करना है। अरे मोहन, इस बार तो नहीं है मेरे पास, अगली बार ले लेना, मैं वादा करता हूँ। मालिक, तुम पर वैसे ही मेरे 2 महीने के पैसे बकाया हैं। अब तुम फिर से अगले महीने का वादा कर रहे हो। आखिर कब तक मुझे टालते रहोगे? देख मोहन, समझाकर, हालात थोड़े खराब चल रहे हैं। पैसे आते ही मैं तुझे चुका दूंगा। अभी मेरे पास कुछ नहीं है। मालिक, हर बार यही बहाना सुन सुनकर थक गया हूँ। मुझे भी अपने घर चलाने हैं। मैं बिना पैसे कैसे काम करूं? अगर पैसे नहीं दे सकते तो साफ साफ बोल दो। इस रामू की वजह से हम दोनों की किस्मत खराब हो चुकी है। अब मैं ज्यादा दिन तक चुप नहीं रह सकता। मुझे आज ही रात को कुछ करना होगा। जैसे ही रात का अंधेरा गहराता है, बलराम अपने घर से चुपके से बाहर निकलता है। वह इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए राजू की दुकान की ओर बढ़ता है। दुकान पर पहुंचकर वह चारों ओर सुनिश्चित करता है कि कोई उसे देख न रहा हो। फिर धीरे धीरे वह दुकान के अंदर जाता है, जहां राजू ने अपने लिए ढेर सारी लकड़ियां जमा कर रखी थी। बलराम बड़ी चालाकी से उन लकड़ियों के ऊपर पानी डाल देता है ताकि वे खराब हो जाएं। यह काम पूरा करने के बाद वह किसी अपराधी की तरह सावधानी पूर्वक वहां से निकल जाता है और अपने घर लौट जाता है, मानो कुछ हुआ ही न हो। सुबह होते ही बलराम पुलिस के पास जाता है। मेरी दुकान के पास जो राजू नाम का आदमी लकड़ियां बेचता है, वो सबको धोखा दे रहा है। वो गली सड़ी लकड़ियां बेचता है जो जलने लायक भी नहीं है। इस तरह वो पूरे गांव वालों को लूट रहा है। बलराम, ये तुम क्या कह रहे हो? राजू तो मुझे हमेशा ईमानदार और मेहनती इंसान लगा है। गांव में उसकी अच्छी छवि है। नहीं साहब,
आप उसकी मीठी बातों पर मत जाइए। वो दिखावे के पीछे बहुत बड़ा धोखेबाज है। अगर आप मेरी बात पर भरोसा नहीं करते तो मेरे साथ चलिए। अपनी आंखों से देखिए कि वो कैसे खराब लकड़ियां बेचकर गांव वालों को ठग रहा है। ठीक है, अगर तुम इतने विश्वास से कह रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पुलिस वाला बलराम के साथ राजू की दुकान पर जाता है। चाचा जी, ये क्या कर रहे हैं आप? पुलिस वाले को लेकर मेरी दुकान पर क्यों आए हैं? अब तू ज्यादा बन मत राजू, तू लोगों को अब और धोखा नहीं दे पाएगा। मैं जान चुका हूं कि तू सबको गली सड़ी लकड़ियां बेच रहा है, पूरे गांव को ठग रहा है तू। नहीं चाचा, आप मुझ पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? मैं जंगल से खुद लकड़ियां काट कर लाता हूँ। मेरी लकड़ियां एकदम सूखी और अच्छी होती हैं। मैं मेहनत करता हूँ। चाचा, आप मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? देखो राजू, ये सब बातें छोड़ो। अगर बलराम सही कह रहा है तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, और अगर तुम निर्दोष हो तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। अभी सब सामने आ जाएगा। साहब, आप खुद जांच कर लीजिए। मेरी लकड़ियां हमेशा अच्छी होती हैं। मैं कोई धोखा नहीं करता। पुलिस वाला जैसे ही अंदर को जाकर लकड़ियां को चेक करता है, वह देखता है सभी लकड़ियां में पानी भरा हुआ है। देख भाई राजू, तूने जो गलती की है लकड़ियों में पानी डालकर बेचने की, ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे नजरअंदाज किया जा सकता। तू समझता क्या है? खुद को इस काम की वजह से कई लोगों को नुकसान हुआ है तुझे। अब इस गलती का सबसे सख्त सजा मिलेगी, और ये मैं तुझसे कह रहा हूं। नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है, और मुझे ऐसा क्यों किया जाएगा? मैंने कोई गलती नहीं की है साहब। मुझे फंसाया जा रहा है। ये सब झूठ है। मैं खुद जानता हूं कि मैंने किसी भी लकड़ी में पानी नहीं डाला। ये सब आरोप तो मेरे खिलाफ बेबुनियाद है। राजू, अब तू यह मत कह कि तू निर्दोष है। मुझे तेरे झूठे बहानों का कोई असर नहीं होने वाला। ये सबूत मेरे पास हैं, और अब तेरे पास किसी बात का जवाब नहीं होगा। तुझे ये समझना होगा कि तूने लकड़ियों में पानी डाला है, और अब मैं तुझे कानून से सख्त सजा दिलवाऊंगा। पुलिस वाला राजू को ले जाता है। वहीं पर मुखिया भी खड़ा होता है। वह राजू की माँ के पास जाता है, राजू की माँ को बताने के लिए। अरे बेटा राजू, तू आ गया? नहीं माँ जी, मैं मुखिया जी हूँ। मुखिया जी आप, लेकिन राजू अभी तक आया नहीं। क्या आपको पता है वह कहाँ है? माँ, मुझे यह बताते हुए दुख हो रहा है कि आपके राजू को पुलिस पकड़ कर ले गई है। क्या पुलिस? लेकिन मेरा बेटा ऐसा क्या कर सकता है जो पुलिस उसे पकड़ ले गई? माँ, गांव के लोगों ने शिकायत की थी कि राजू लकड़ियां में पानी मिलाकर उन्हें बेचने की कोशिश कर रहा था। यह गलत और गैर कानूनी है, इसलिए पुलिस उसे पकड़ कर ले गई। यह सुनते ही राजू की माँ स्तब्ध रह जाती है। नहीं, मेरा राजू ऐसा नहीं कर सकता। यह सब झूठ है। किसी ने मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम लगाया है। मेरा बेटा ऐसा पाप कभी नहीं कर सकता। माँ, मैं समझता हूँ, पर पुलिस ने जो देखा और सुना उसी पर कार्रवाई की। राजू की माँ के कुछ समझ में नहीं आता कि वह करे तो कर क्या। उसका इकलौता बेटा, वह भी जेल जा चुका था। उससे यह सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और उसके दिमाग की नस फट गई, और वह जब भी नीचे को गिरी और वहीं मर गई। मुखिया जी यह देखते ही बिल्कुल दंग रह गए। उनके मुंह से तब तक नहीं निकल रहे थे। जब ये बात मुखिया जी ने राजू को बताई कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, तो राजू खूब रोया। साहब, राजू ऐसा नहीं कर सकता। वह कभी गलत काम करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई है। हम गलत फहमी में किसी को गिरफ्तार नहीं करते। हमें पक्के सबूत मिले हैं। सबूतों के आधार पर ही हमने इसे पकड़ा है। लेकिन साहब, क्या यह संभव नहीं कि कोई इसे फंसाने की कोशिश कर रहा हो? यह लड़का हमेशा मेहनती और ईमानदार रहा है। मुखिया जी, हम सबूत के दायरे में काम करते हैं। हमारे पास ऐसे प्रमाण हैं जिनसे यह साबित होता है कि राजू ने ही वह गलत काम किया है। साहब, मुझे फंसाने की साजिश रची जा रही है। मैं ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। राजू, तुम पर इतनी गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन बताओ, तुम्हें फंसाने की कोशिश कौन करेगा और क्यों? साहब, मुझे पूरा यकीन है कि यह सब मेरे चाचा जी का किया धरा है। वह मुझसे पुरानी दुश्मनी रखते हैं और हमेशा मेरे खिलाफ चालें चलते हैं। तुम्हारे चाचा राजू?
क्या तुम्हें यकीन है कि वे ही इसके पीछे हैं? मुखिया जी, मुझे पूरा यकीन है। आप एक बार उन्हें रात में छुपकर देख लीजिए, उनकी सच्चाई खुद ही सामने आ जाएगी। ठीक है राजू, अगर तुम्हारी बात में सच्चाई है तो आज रात हम तुम्हारे चाचा पर नजर रखेंगे, लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारा शक गलत निकला तो तुम्हारी मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। जैसे ही रात का अंधेरा गहराता है, पुलिस वाला चुपचाप राजू के चाचा के घर के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वह सावधानी से हर गतिविधि पर नजर रखने लगता है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि राजू के चाचा लकड़ियों के ढेर के पास जाते हैं। वह चुपचाप उनकी हर हरकत को देखता रहता है। राजू के चाचा लकड़ियों के बीच कुछ छिपाने का नाटक करते हैं और फिर उनमें पानी डालने लगते हैं, जैसे कुछ सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हों। यह देखकर पुलिस वाले को शक पक्का हो जाता है। वह समझ जाता है कि राजू निर्दोष है और असल में उसके चाचा ही उसे फंसाने की साजिश रच रहे। अगले ही दिन पुलिस वाला राजू को लेकर बलराम के घर जाता है। अरे बलराम, जरा सावधान हो जाओ, अब सच्चाई का समय आ गया है। कैसी सच्चाई? इंस्पेक्टर साहब, आप तो इस चोर को मेरे घर लेकर आए हैं, अब इसे पकड़कर जेल भेज दीजिए। बलराम, सच्चाई बहुत कड़वी होती है और आज ये कड़वा घूंट तुम्हें पीना पड़ेगा। आप कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? आपको तो पता है कि असली चोर ये राजू है। आपके पास सबूत भी हैं, फिर आप बातें क्यों घुमा रहे हैं? देखो बलराम, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर सच्चाई तुम खुद मान लो तो शायद तुम्हारी सजा कम हो जाए। सजा? कैसी सजा? मैं तो निर्दोष हूँ साहब। झूठ बोलना बंद करो बलराम, असली चोर तुम हो, राजू नहीं। तुमने इस मासूम लड़के को फंसाने की साजिश रची है। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? आपने ऐसा कैसे सोच लिया? देखो बलराम, मैं खुद अपनी आंखों से तुम्हें लकड़ियां में पानी डालते हुए देखा है। मैं जानता था कि राजू जैसा इंसान कभी मिलावट नहीं कर सकता, लेकिन तुमने लकड़ियां में पानी डालकर गांव वालों को धोखा देने की कोशिश की है। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। इंस्पेक्टर साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफी मुझे नहीं बलराम, माफी उस इंसान से मांगो जिसे तुमने अपनी लालच और झूठ से तबाह कर दिया। राजू बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बेवजह फंसाया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेरी वजह से तेरे साथ जो भी हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। चाचा जी, माफी आप चाहते हैं कि मैं आपको माफ कर दूं? आप जानते हैं, आपकी वजह से मेरी माँ गुजर गई। माँ, मुझसे ऐसी कोई नियत नहीं थी बेटा, मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। नियत आपकी नियत थी मुझे फंसाने की, एक गरीब को और गरीब बनाने की। आप जानते भी हैं मेरी माँ ने कितने दर्द सहे थे। वो रात रात भर भूखी सो जाती थी, लेकिन मुझे भूखा नहीं रहने देती थी, और आपकी इस हरकत ने उसे मुझसे हमेशा के लिए छीन लिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ राजू, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी गलती कैसे सुधारूं। सुधार? आप क्या सुधारेंगे? मेरी माँ वापस आ जाएगी। वो हाथ जो मेरे लिए खाना बनाते थे अब ठंडे पड़ गए हैं। वो आवाज जो मुझे हर दिन हौसला देती थी हमेशा के लिए खामोश हो गई है। आप समझ सकते हैं चाचा जी, ये दर्द कैसा होता है। बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ। नहीं चाचा जी, मैं आपको माफ नहीं कर सकता। आपकी इस एक हरकत ने मेरी पूरी दुनिया बर्बाद कर दी। आपकी सजा सिर्फ जेल में नहीं है, आपकी सजा ये है कि आप हर दिन अपने कीप पर पछताओगे। आपकी आत्मा आपको चैन से सोने नहीं देगी। बलराम, राजू की बात सही है। तुम्हारा अपराध सिर्फ कानून का नहीं है, ये इंसानियत के खिलाफ है। अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। बलराम बहुत ही पछताते हैं कि उसने यह सब क्यों किया। वहीं राजू के सर से साया उठ चुका था। उसकी माँ जो हर दम उसका साथ देती थी, वह अब नहीं रही थी। इस ठंडा काफी लोगों से बहुत कुछ छीना था, जैसे कि राजू से उसकी माँ बलराम को पुलिस पकड़ कर ले